दोस्तों आशुतोष आज के डेट में उस स्टेज में पहुंच चुका है जिसे हम कह सकते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहा है और ना ही घाट का। अपनी जवानी के दिनों में एक पत्रकार हुआ करता था, बाद में नेता बन गया। अभी ना तो ये नेता बचा है और ना ही पत्रकार, अगर बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का दलाल। भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता वही है जो एक आदमी चाहता है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अमित शाह की भी नहीं चलती है, मैं ये बहुत डंके की चोट पे कहता हूं इस बार, क्योंकि यही गलती इंदिरा गांधी ने की। ठीक है आशुतोष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस में भी ऐसा ही होता था। क्या आज नहीं हो रहा है आशुतोष कांग्रेस में ऐसा? बार बार नेतृत्व को हम इतने छोटे दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। नेतृत्व का मतलब केवल विधायक होना, केवल सांसद होना ही होता है। श्री अमित शाह जी पर जो इतनी बड़ी अटकल लगाई जा रही है, क्या आपने श्री अमित शाह जी के तत्वावधान में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के एरियाज को भेद करके सरकार बनाई है भाजपा ने, आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? ये दबी जुबान में कटाक्ष करना बड़ा आसान है। नेतृत्व चाणक्य ने भी किया था, नेतृत्व शायद आशुतोष जी ने भी किया। उन्हीं से प्रभावित होकर आज कितने लोग एमपी बन गए विपक्ष में, देखिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस पूरे दरअसल हमारे आज के डिबेट में लगातार भाजपा को तो क्रिटिसाइज किए जा रहा था, भाजपा की तो कमियां गिनाया जा रहा था, पर कांग्रेस पर कुछ भी नहीं बोल रहा था। कांग्रेस में कमी निकालने के नाम पर इसके मुंह में दही जम जा रही थी, जिसके बाद शुभ्राष्ट्रा ने इसकी कायदे से कलई खोली और जम के क्लास लगाई। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। आशुतोष, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या आप कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ेगा कि वो भी एक युवा अध्यक्ष सामने रखे? और मैंने जो दो चार और नाम लिए, उन पार्टियों में भी जनरेशनल चेंज का दबाव बढ़ेगा आशुतोष? ये गांधी मानक पहले तो ये इस बात पे तय कर लिया जाए कि नवीन जी जो है वो वाकई में पार्टी के अध्यक्ष हैं और सारे फैसले वो खुद करेंगे, ऐसा मान के चलें क्या? अगर ये स्थिति है तब तो मैं मानूंगा कि बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति है क्या? जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में कहा जा रहा, हाँ। उम्र तो उनके 82 साल है। क्या सारे फैसले वो करते हैं? कौन करता है? सारे फैसले राहुल गांधी करते हैं, ये सबको मालूम है। हाँ। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता वही है जो एक आदमी चाहता है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अमित शाह की भी नहीं चलती है, मैं ये बहुत डंके की चोट पे कहता हूं इस बारे में, मुझे कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। तो आप किसी को भी अध्यक्ष बना दीजिए। क्या शिवराज सिंह चौहान में कम खूबियां थी? जो आदमी 4 बार का मुख्यमंत्री हो, अभी उम्र में उनकी ज्यादा नहीं है, क्या धर्मेंद्र प्रधान में कम खूबियां थी? लेकिन जब पार्टी, और यही दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ हुई, जब आप लाइट वेट लोगों को सामने लेकर आने लगते हैं तो जो पार्टी के काबिल लोग होते हैं वो डिमोरलाइज होने लगते हैं। और यह हर संस्था में यही होता है। कांग्रेस की स्थिति इसलिए हुई क्योंकि इंदिरा गांधी ने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जिनकी कोई जमीन नहीं थी, जिनका कोई जड़ नहीं था, और अंत में कांग्रेस कहां पहुंच गया आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है? आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी थे तो हर राज्य के अंदर 2 बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। चाहे आप कर्नाटक को उठा के देख लीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश को उठा के देख लीजिए, जहां शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल थे। और इसलिए उनके जाने के बाद भी पार्टी कमजोर नहीं पड़ी। और केंद्र के अंदर भी कम से कम आधे दर्जन ऐसे बड़े नेता थे जिनमें से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता था। क्या नितिन नवीन जी को मैं अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखूं? और कोई तो वजह होगी ना आशुतोष कि 45 साल का अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने, कुछ तो रणनीति होगी ना, कोई मैसेजिंग होगी। अब रणनीति यह है कि किसी एक नेता के लिए आगे के सारे रास्ते खोले जा रहे, साफ किए जा रहे हैं कि जब उनका वक्त आए तो कोई आदमी खड़े होकर उनका विरोध न कर सके। सीधी सी बात है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो समझदार वो जानते हैं अच्छी तरीके से मैं क्या कह रहा हूं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आज देश को 50 साल के नेता की जरूरत है या जरूरत नहीं है? सवाल यह है कि आज दुनिया के नक्शे में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े देशों के अंदर भी कम उम्र के लोग प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो लोग चला रहे हैं, जो ट्रिलियन डॉलर की जिनका वैल्यूएशन है, उनमें कोई सीईओ 50 साल का है, कोई सीईओ 55 साल का है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव किस उम्र में पार्टी के अध्यक्ष बने? तेजस्वी यादव के हाथ पे कमान किस उम्र में आई? राहुल गांधी के हाथ पे कमान कब आई? पार्टी के अध्यक्ष किस उम्र में बने थे? क्या तब भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बदल लिया था? शुभ्रता बोलिए। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का एग्जाम्पल दिया गया। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के आने के बाद उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ है, यह भी एक बार इसकी भी मीमांसा फिर हो जानी चाहिए। क्वालिटी ऑफ यंग लीडरशिप पर भी बात होनी चाहिए, फिर डायनेस्टी पे भी बात होनी चाहिए। देखिए मानक जी, इसमें अभी शायद लोगों को बुरा लग सकता है पैनल में, बट मुझे लगता है कि आयु को लेकर के जो भेदभाव
किया जा रहा है इस मीमांसा में, उसको उसके जड़ पे जाकर के आलोचना भी की जानी उसकी जरूरी है, और इस तरीके की राजनीति का खंडन किया जाना भी जरूरी है। हम नितिन नवीन जी के बारे में बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो बस ऐसे ही उठे और किसी तरीके से संगठन में उनको जगह मिल गई। हम ये भूल रहे हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी में, जो कि अपने आप को संगठन की राजनीति करने वाली पार्टी कहती है और करती है, वो व्यक्ति 5 बार का विधायक रह चुका है। वो ऐसी पार्टी में 5 बार का विधायक रह चुका है जहां पर इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी बात आज आशुतोष जी भी कर रहे हैं, दबी जुबान में कर रहे हैं, मैं तो दबी जुबान में नहीं करूंगी। आज जिन नेता का नाम नहीं लिया है आशुतोष जी ने, मैं नाम लेकर कहूंगी और तब उनकी बात का मैं खंडन करूंगी। इनका कहना है कि भाई आगे का रास्ता साफ हो इसलिए उनको बनाया गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई भी नेता अगर राजनीति करता है तो क्या वो राजनीति इसलिए करता है कि वो पीछे रह जाए और उसके नेतृत्व की जगह कोई और व्यक्ति नेतृत्व करे? क्यों? मतलब अगर चुपचाप स्वार्थ की राजनीति की जाए तो सही है सब कुछ, लेकिन अगर सामने से आकर के कहा जाए कि हाँ मैं काबिल हूं, मैं जोड़ तोड़ करके, मैं चाणक्य के पथ पर चल करके मैं आगे अपने नेतृत्व को एस्टैब्लिश कर सकता हूं, इस दृष्टिकोण से अगर 4-5 कड़े नियम, अगर कड़े कदम ले लिए गए या 4-5 मौलिक दिखने वाले कदम ले लिए गए तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? दूसरा सवाल जो उठाया गया कि भाई हम ऐसे कैसे बोल दें, ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें। पहली बार अगर आपने 5 समय के विधायक का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा है तो यह आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाती है। आप कितने भी ज्यादा आपने मीडिया में काम किया हो, कितनी भी ज्यादा आपने राजनीति की हो, दलित प्रेसिडेंट बनाने की बात की जा रही है। नई राजनीति करने वाली पार्टी को ज्वाइन किया था ना आशुतोष जी ने। आज मैं आशुतोष जी से एकदम सीधा सवाल पूछती हूं, जब आप मीडिया में थे तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितने दलित एंकर्स को ग्रूम किया और कितने दलित एंकर्स को यह कहते हुए किया कि अब जब आप जाओ तो आप आइडेंटिटी की बात करना न्यूज रूम में, और जब आप नई राजनीति करने के लिए नई तरीके की पॉलिटिकल पार्टी में गए, वहां कितने दलित लीडरशिप को आगे बढ़ाया आपने? एक भी नहीं। आपकी आइडेंटिटी क्या है मुझे उस पर बात नहीं करनी है, क्योंकि आपने दलित नेतृत्व की बात की तो मैं उस पर करूंगी। तीसरी चीज मानक जी, ये बार बार नेतृत्व को हम इतने छोटे दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। नेतृत्व का मतलब केवल विधायक होना, केवल सांसद होना, केवल राजनीति के गलियारों से उभरना केवल नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व चाणक्य ने भी किया था, नेतृत्व शायद आशुतोष जी ने भी किया। उन्हीं से प्रभावित होकर आज कितने लोग एमपी बन गए, विपक्ष में देखिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस पूरे डिबेट को मैं बहुत देर से शुभ रस्ता में बहुत देर से अपनी हंसी रोक रहा था, लेकिन आखिरकार मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडियो में भी लोग सब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ आशुतोष बोलिए, पहले यहीं से बोलिए भाई आशुतोष, जब आप टीवी के चैनल के एडिटर थे, कितने दलित एंकर्स को आपने एंकर बनाया, बताइए। नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि आज की डिबेट आशुतोष पे हो जाएगी। देखिए ये अच्छी बात है, मैं सुभ्रास्ता की इस बात को सम्मान करता हूं कि उन्होंने बिना नाम लिए हुए जो बात मैं कह रहा था उस पर मोहर लगा दी कि एक आदमी है जो पार्टी के अंदर हर पद पर अपनी कठपुतलियों को बैठा रहा है, ताकि जब उनका वक्त आए तो सारी कठपुतलियां सिर्फ उनके आंखों के सामने खड़ी होकर हां में हां मिलाएं और उनका रास्ता प्रशस्त हो जाए। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये राजनीति है। लेकिन जब राजनीति पार्टी के कीमत पर की जाती है, विचारधारा की कीमत पर की जाती है, तब पार्टियों का वही हश्र होता है जो कांग्रेस पार्टी का हुआ, क्योंकि यही गलती इंदिरा गांधी ने की। ठीक है आशुतोष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस में भी ऐसा ही होता था। क्या आज नहीं हो रहा है आशुतोष कांग्रेस में ऐसा? क्या हर लोग, सारे के सारे लोग अपने अपने ऐसे लोगों को पार्टी में ऐसे पदों पर नहीं बैठाते हैं जो उनके लिए थ्रेट ना बने, उनके लिए खतरा ना बन पाए? और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पूरे देश में सारी पार्टियां उठा लीजिए, बताइए किस बड़े नेता ने ऐसे किसी नेता को बढ़ाया जो उसके लिए थ्रेट बने? मेरे सामने 2 उदाहरण है। अगर आप चूंकि इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास में आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी अपने कंटेम्परेरीज से कभी उन्होंने खौफ नहीं कहा, इसलिए उसमें अंबेडकर भी थे, उसमें एक से एक स्टालवर्ड थे। आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 5 जनरल सेक्रेटरीज का नाम नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कोई है ही नहीं, सिर्फ एक आदमी की चलती है। तो जब इतना बड़ा नेता जब नहीं, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो वक्त आएगा उसकी भी चर्चा करूंगा। आज चूंकि बीजेपी भी चर्चा होती। मानक जी, मुझे लगता है कि जब युवा आवाज उठाता है तो उसको बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि असम्मान का भाव उनमें होना चाहिए, अवज्ञा का भाव होना चाहिए। जी नहीं, पुरखों का सम्मान भी हमारी संस्कृति की विरासत है, और हम चूज करेंगे कि हम पुरखों से क्या सीख रहे हैं और किन पुरखों की किन बातों को नकार रहे हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे, जब उन्होंने बंबई से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने किस नेता को खड़ा किया और उसके पीछे पूरी ताकत झोंकने वाले नेता कौन थे? अंबेडकर से तो बड़ा दलित विमर्शक और दलित लीडर तो कोई पैदा नहीं हुआ।
तो अगर इतना ज्यादा साहचर्य था वैचारिक असहमति से, तो फलने फूलने देते अंबेडकर को। सही बात है। दूसरी बात, गांधी जी के साथ जो नेहरू का हमेशा से विवाद रहा, उसको वैचारिक मानकर खारिज कर दिया जाता है। जी नहीं, ये केवल वैचारिक नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी, स्ट्रैटेजी थी, जिनके तहत जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने परिवार, अपनी परवरिश, उसके हिसाब देश को ले जाना था। नहीं तो आज जो हम ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, आज जी राम जी स्कीम की हम बात करते हैं, इस तरीके की स्कीमें जवाहरलाल नेहरू को लॉन्च करनी चाहिए थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू सिर्फ अर्बनाइज कर रहे थे। अब स्टूडियो अगेन मैं इसको नेहरू पर नहीं ले जाना चाहती, इस डिबेट को वापस लौटते हैं इस चर्चा पर। आज नहीं, आज ये कहा गया कि क्यों जिस लीडर की बात हो रही है वो सभी आवाजों को दबाना चाहते। नहीं, अगर आप नाम लेकर, अब कह रही हूं, मैंने कहा, वादा किया था मानक जी कि मैं नाम लेकर बात करूंगी। श्री अमित शाह जी पर जो इतनी बड़ी अटकल लगाई जा रही है, क्या आपने श्री अमित शाह जी के तत्वावधान में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के एरियाज को भेद करके सरकार बनाई है भाजपा ने, आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? ये दबी जुबान में कटाक्ष करना बड़ा आसान है। 8 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट की जब चुनाव हुए, वो चुनाव जीते गए, और ये वो शख्स है जो अपनी भरी बीमारी, उस समय बहुत बीमार रहा करते थे, आज तो उनकी हेल्थ काफी सही है, भरी बीमारी में वो व्यक्ति घंटों महीनों उस जगह पर कैंप करके काम कर रहा था। कौन से कांग्रेस नेता काम कर रहे हैं आपके? ओके, अब स्टूडियो में ला रहा हूं डिबेट को। परिवार के कितने लोग गए वहां पर? पंकज शर्मा और विजय त्रिवेदी कंपैरिजन करते हैं तो फिर तरबूज का और सेब का कंपैरिजन मत कीजिए। ओके, ऑलराइट। तरबूज का कंपैरिजन तरबूज से कीजिए। कंपैरिजन हमेशा बराबरी का होना चाहिए, उसे ही कंपैरिजन माना जाएगा, वरना जो आशुतोष जैसे लोग करते हैं उसे कंपैरिजन नहीं दलाली कहा जाता है, जिसके लिए ये लोग जाने जाते हैं, जिसके लिए इन लोगों को आए दिन थप्पड़ भी पड़ जाते हैं और इन्हें चैनल से भी निकाल दिया जाता है, और शायद इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषक बनकर न्यूज पैनल्स में बैठे रहते हैं। इनका खुद का चैनल चलने का नाम ही नहीं लिया करता। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।